हेलो गाइस, मैं राघवेंद्र सिंह आरएसबी मैथमेटिक्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले हम हाई स्कूल गणित का अनसॉल्व्ड पेपर हल करवा रहे हैं। उनमें से एक सेट ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि दूसरा सेट जो 2020 का है, सेट का नाम है सेट 2 MW। तो मैं उसको कोशिश करूँगा कि आज जितनी ज़्यादा हो सके उतना हल करें। और देखिए, यदि इन सेट में अगर कोई आपको समस्या आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी समस्या को लिख सकते हैं। बाकी देखिए, जो पहले वाला सेट था वो लगभग हमने 2.5 घंटे में सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। फिलहाल बच्चों, आपको परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो आप जितनी जल्दी हो सके पेपर को सॉल्व करिए। और अनसॉल्व्ड पेपर से क्या होता है कि आपकी अपनी तैयारी पता चल जाएगी और किस तरह के पिछले ईयर्स में पेपर आए हैं इसका आकलन भी हो जाएगा। तो इसलिए हमने इस अनसॉल्व्ड पेपर की सीरीज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ ज़्यादा समय ना लेते हुए। तो गणित का अगला पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर 1 का कह रखा है कि 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। मतलब 1 से 15 तक के बीच में जो संख्याएं हैं उनका समांतर माध्य। तो देखिए, 1 से 15 तक के बीच में संख्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखिए, ये बहुविकल्पी प्रश्न है, विधिवत तरीके से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पहली संख्या हुई 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे इधर 15 हो जाएगा और इसके बीच में टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का भाग देंगे, टोटल कितना हो गया है, 14 2 16, 16 3 48 और 8 56। 56/7 = 8। मतलब जो समांतर माध्य है वो कितना है, 8। विकल्प कौन सा दिया गया है, यहाँ पे आपको ऐसे उत्तर देना है। इसका आंसर लिखेंगे ऐसे, उत्तर में लिखेंगे विकल्प 2 और आंसर कितना है मेरा 8, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का खा में क्या कह रखा है, साइन ए बराबर दिया गया है। साइन ए बराबर दिया गया है 4/5 और मेरे से पूछा गया है tan a। देखिए, tan a के लिए क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय हमें आनी चाहिए। ये है कोण a, ये b, ये c। सबसे बड़ी वजह देखिए, ये क्या होता है, L/K, यानी कि लंब। लंब का मतलब ये वाला एंगल 4 हो गया, लंब ये हो गया 5। अब पाइथागोरस प्रमेय में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। जब भी 3 4 हो तो 5, ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अगर दो भुजाएं 4 और 5 है तो तीसरी भुजा अपने आप 3 होने वाली है, तो ये वाली 3 हो गई। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे यानी कि L/A। तो इसका L/A का मतलब हो गया है 4/3। कौन सा विकल्प दिया गया है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा ठीक है इसका। और इसी प्रकार दिया गया है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे लगा दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्या कह रहा है, यदि समीकरण के मूल बराबर हैं। देखिए, ये समीकरण दिया गया है 2x² प्लस माइनस है यहाँ पे माइनस का 8x + c = 0 के मूल कैसे हैं, बराबर हैं। ये विविधकर का सवाल है, ठीक है बच्चों। द्विघात समीकरण में आता है कि मूलों की प्रकृति, ठीक है। जब मूल बराबर है तो क्या होता है, तो d बराबर होता है 0, ठीक है। जब d बराबर 0, इसका मतलब b² - 4ac बराबर हो जाएगा 0। तो ए बी सी कैसे निकालेंगे, इसकी तुलना करेंगे, ax² + bx + c = 0 से तुलना कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा a = 2, b = -8 और c बराबर तो c ही है, ठीक है। तो इसको कैपिटल C मान लेते हैं ऐसे, या स्मॉल c लेकर चलते हैं। ये ax + bx ऐसे तुलना करेंगे तो कैपिटल लेके चल रहे हैं। चलिए, a बराबर ये, तो ये b² - 4a कैपिटल C, b और कैपिटल C बराबर स्मॉल c, ठीक है। तो यहाँ पे मान रख लेंगे हम लोग -8 का होल स्क्वायर -4 × a का मतलब 2 × c = 0। तो 2 2 64 माइनस 8 दूनी 4 दूनी 8 c = 0, है ना। तो यहाँ से क्या होने वाला है,
8c बराबर हो जाएगा 64। तो c बराबर हो जाएगा 64/8, यानी कि 8×8 = 64। तो c बराबर आंसर आने वाला है 8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4, विकल्प संख्या 4 इसका सही आंसर है। लिखने का सही तरीका ये है, देखिए ऐसे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गा का उत्तर विकल्प 4 और सी उत्तर है सी बराबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का गा लग चुके हैं। अब इसके ठीक नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गा के बाद है हमारे पास घा। घा में क्या कह रखा है? दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक -2,6 व -2,10 के मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे गए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 + x2 मतलब -2 प्लस -2/2 कामा, है ना, 6 + 10/2 क्या हो रही है? ये माइनस के 4/2 तो माइनस का 2, 16/2 8। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक विकल्प संख्या ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन विकल्प कौन सा है? विकल्प 3। ठीक है, इसी प्रकार है अब क्वेश्चन नंबर 1 का इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का इंडिया। इंडिया क्या कह रहा है? आकृति में टीपी तथा टीक्यू केंद्र ओ किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं। इस तरह देखिए एक चित्र दिया गया, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आपने सही से वृत्त को ठीक से भी पढ़ा है तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है। ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट है पी, यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा, यहाँ से इस पर स्पर्श रेखा खींची गई और यहाँ पे इसका सेंटर, यहाँ से एक लाइन इस तरह खींच दी गई और यहाँ से एक लाइन इस तरह खींच दी गई। तो ये जो पॉइंट है वो वृत्त का केंद्र है। ये दिया गया है 110 डिग्री। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री होता है, क्योंकि मैंने पिछले सब सेट में भी इस बात को कंफर्म किया था कि वृत्त की त्रिज्याएं जो होती हैं वो उसकी स्पर्श रेखा पर लंब होती हैं। तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये एक चतुर्भुज बन रहा है। तो ये कितना होना चाहिए? ओनली 70 डिग्री। ठीक है, 90 90 180 और 110 + 70 180, और एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 ही हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए एक 90 90 180 तो हो ही गए हैं, तो इनको 180 करने के लिए 110 70 170 मतलब 110 + 70 मिलकर 180 हो जाएंगे। तो इसका मान केवल और केवल 70 होने वाला है। विकल्प कौन सा है? विकल्प है 2, आंसर है 70 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट इसी प्रकार है चा। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है। देखिए बच्चे, शंकु इस प्रकार का होता है और बोल रहे हैं कि शंकु के आधार का, शंकु के आधार पर क्या बनता है? आपको ठीक से याद होगा, शंकु के आधार पर बनता है एक वृत्त। तो वो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ही दिया गया है आपको। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? ये मान लेते हैं इस शंकु की जो त्रिज्या है ना वो r है। ठीक है, तो इसकी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr² बराबर 9 पाई दिया गया है। पाई से पाई कट गया तो r बराबर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और मेरे से पूछा गया है आधार का व्यास पूछा गया। तो व्यास के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यास होता है 2 × त्रिज्या, है ना। तो ये हो जाएगा 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, विकल्प 4 हो जाएगा। हाँ, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का दे रखा है। इसमें भी देखिए एक चित्र बना के दिया है मुझे इस तरह का, इस तरह, है ना। तो इसमें सेंटर एंटर के बारे में कुछ दिया नहीं गया है। एक लाइन इस तरह खींच दी गई
और एक दूसरी रेखा जो है वो, रेखा नहीं कह सकता हूँ मैं, इनको जीवा बोलूँगा, ठीक है। दो जीवाएं दी गई हैं, एक ए बी और एक ये वाली है सी डी और ये वाला पॉइंट है ई। और दिया क्या गया है, ठीक है, दिया गया है सी ई बराबर 4 सेंटीमीटर और ई डी बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। यानी कि ये है यहाँ से यहाँ तक 4, यहाँ से यहाँ तक 2। देखिए जब भी ऐसी कोई दो रेखाएं, दो जीवाएं एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद करती हैं तो मेरे पास एक डायरेक्ट, आपको याद रखना है इस प्रमेय को, कि जब दो जीवाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो इनका ये वाला भाग और गुणा ये वाला भाग और दूसरी जीवा का ये जो पहला भाग और उसके दूसरे भाग के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ क्या होने वाला है कि सी ई गुणे ई डी बराबर होना चाहिए ए ई गुणे ई बी, ठीक है। ये बिल्कुल प्रमेय है और ये इस प्रमेय से क्या होता है कि ये इस प्रमेय का सीधा फार्मूला आपको लगाना है। तो यहाँ पे क्या रखना है, देखिए ए ई इंटू ई बी का ही मान पूछा गया मुझे लगता है, हाँ बिल्कुल। हाँ ओ के बारे में दिया भी गया है, यहाँ पे ओ पॉइंट दिया गया है, इसका केंद्र है, लेकिन यहाँ पे केंद्र का कोई काम नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हमें सिर्फ यही फार्मूला लगाना होता है। तो ये क्या होने वाला है, 4 गुणे 2 बराबर ए ई इंटू ई बी। तो बस यही इसी का मान पूछा गया था, यहाँ से हो जाएगा ए ई इंटू ई बी बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बस इतना छोटा सा ही आंसर सवाल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर शुरू करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 का खा क्या कह रहे हैं। अच्छा बिल्कुल इजी क्वेश्चन, त्रिकोणमिति का सवाल है, कौशिक दिया है। कौशिक 42 डिग्री अपॉन सेक 48 डिग्री, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पे, देखिए कोसेक को ऊपर वाले को ही मैं बदल देता हूँ, चाहो तो ऊपर किसी एक को बदलना है, या तो ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो कोसेक 42 को लिखा जा सकता है कोसेक 90 डिग्री माइनस 48 डिग्री, ये भी 42 ही लिखा हुआ है, ठीक है। नीचे हो गया है सेक 48 डिग्री। अगली स्टेप में क्या करेंगे, ये देखो कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा, तो सेक थीटा का मतलब हो जाएगा सेक 48 डिग्री अपॉन सेक 48 डिग्री। ये दोनों का कट के क्या बन जाएगा 1, इसका आंसर आएगा ओनली 1। सूत्र कौन सा लगाया है, कोसेक 90 माइनस थीटा, ठीक है, बराबर सेक थीटा होता है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और वैसे भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे के गा की। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरे का गा। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का गा में मेरे से दिया गया है कि ओ ए बी सी, ओ ए बी सी एक वर्ग है ना, एक वर्ग है। यदि ये एक वर्ग है और जिसकी भुजा भी दी गई है कि ओ ए बराबर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना, ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, क्योंकि ये वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर ही होंगी। मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको यहाँ से ऐसे एक कर्ण के रूप में मिलाने वाला हूँ, ठीक है। ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम क्या करेंगे, पहले ओ बी का मान निकालते हैं। त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ओ ए में मान रखेंगे, ये हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, है ना, इस तरह। तो क्या हो गया 20, वैसे रियलिटी में ये टोटल 800, देखिए 20 का स्क्वायर है तो 400 प्लस 400, तो ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, 400 तो कॉमन है, 400 का है 20 अंडर रूट 2, यानी कि ये देखिए टोटल बनेगा वैसे 800 अंडर रूट के अंदर, तो इसको लिखा जा सकता है 20 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो लंबाई आ गई है 20 अंडर रूट 2, यानी कि ये वृत्त की त्रिज्या आ गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस इतने भाग का, यानी ये वृत्त का कौन सा भाग है, एक वृत्त का 1/4 भाग है, तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल, वृत्ताकार भाग कौन सा है, ये वाला ओ पी बी क्यू पी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। वैसे तो वृत्त पूरा होता तो पाई आर स्क्वायर होता। ठीक है, तो वृत्त पूरा तो है नहीं, तो एक वृत्त का चौथा भाग है, तो यहाँ पे 1/4 कर दिया। ठीक है, इससे क्या होने वाला, 1/4 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 20 अंडर रूट 2 का वर्ग। ठीक है, यहां से क्या मिलने वाला है मेरे को, 1/4, और देखिए इसका वर्ग करेंगे तो सीधा ये 800 ही आने वाला है। ठीक है, 4 दूनी 800, मतलब ये हो गया 200 पाई, कोई दिक्कत, और यहाँ पे रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल हो गया, ये पूरे का है जिसमें इस वर्ग का भी क्षेत्रफल सम्मिलित है। तो अब हम क्या करेंगे, इस छायांकित भाग को निकालने के लिए पहले तो अब वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल ले रहे हैं। वर्ग ओ ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्या होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो भुजा का मतलब कितना हो गया, 20 का स्क्वायर बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। अब मेरे को चाहिए किसका, छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होने वाला है, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है ना, वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, 200 माइनस 400, तो ये टोटली कितना हो गया, 200 तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचा पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर ये आने वाला है। एक नंबर का सवाल था लेकिन काफ़ी लंबा सवाल था, तो इसको एक नंबर में नहीं 2 नंबर में आना चाहिए था। फिलहाल अगर आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल इस तरह से इस सवाल का आंसर आ जाएगा, और इसमें वैसे कठिन कुछ नहीं था, बस थोड़ा लिखना था, बाकी और कुछ नहीं था। ठीक है, तो दूसरे का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरे का घा, क्या बोल रहा है, एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक पासे को उछाला, पासे पर लिखे हुए अंक कौन से होते हैं, पासे पर लिखे अंक, पासे पर क्या लिखा होता है,
इसे लिखेंगे हम लोग एन एस। कौन कौन से अंक इस पर लिखे होते हैं, कौन कौन से, 1 2 3 4 5 और 6 तक अंक लिखे होते हैं, ठीक है। और उसमें क्या कहा है कि एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या है, अभाज्य संख्याएं पासे पर अभाज्य संख्या कितनी है, यानी कि मेरे फेवरेबल इवेंट कितनी है ना। तो एन ऑफ ई, एक तो ये अभाज्य है, एक ये अभाज्य है, एक ये है, तो 2 3 5। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये टोटल 6 है, ये कितनी है, टोटल 3। तो अभाज्य संख्या होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता, और प्रायिकता यही होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ठीक है, घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और ई ऊपर होता है एन ऑफ इवेंट, मतलब कितने फेवर में हैं हमारे, और एन ऑफ स्पेस, सैंपल स्पेस का मतलब टोटल कितने हैं। तो ये हो जाएगा 3/6 बराबर 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे का घातों लग गया है, अब तीसरे का। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण, ठीक है, और बोल रहे हैं इसको हल करके एक्स का मान निकालना है। द्विघात समीकरण क्या है, x² + 2bx -a² माइनस का b², यहाँ पे इस तरह से है, ऐसे बराबर 0 है। चलिए कोई बात नहीं, इसको स्टार्ट करते हैं। x² + 2bx -a² + b² बराबर 0। फिर यहाँ से क्या करेंगे अगली स्टेप में, इसको, ये हो गया x² + 2bx + b² माइनस का a² बराबर 0। अब आप इसको देखिए, ये क्या बन गया है, a² + b² + 2ab, मतलब इसको थोड़ा x यहाँ कर दें तो 2ab, बिल्कुल वैसे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको लिखा जा सकता है x + b का होल स्क्वायर माइनस का a² बराबर 0, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, देखिए a² माइनस b² हो गया है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार इसको इसमें जोड़ देंगे, एक बार इसमें से इसको घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x + b + a, एक ब्रैकेट हो गया। अगले ब्रैकेट में क्या होने वाला है, x + b माइनस a बराबर 0। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, जब पहला ब्रैकेट लेंगे x + a + b लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नीचे ही लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर -a + b, यानी कि a + b पूरा उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। एक आंसर ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, जब x + b - a बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा a - b, ये वाला माइनस का, ये वाला प्लस, तो उधर जाएंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, तो x का मान ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अतः अभीष्ट हल, अभीष्ट हल कौन कौन से हो जाएंगे, x बराबर -a + b, या x बराबर a - b, तो ये दोनों हमारी इसके आंसर हो जाएंगे। वैसे सवाल कठिन नहीं था बच्चों, ठीक है, इस तरह से अप्रोच लगाएंगे तो ये सवाल आसानी से लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरे का खा, चलिए लगाते हैं अभी। चलिए बच्चों, इसमें दिया गया है, रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता, मतलब रमेश द्वारा दौड़, रमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता,
ठीक है, प्रायिकता दी गई है 1/6। तो यहीं से और मेरे से पूछा क्या गया है, किसी के भी न जीतने की प्रायिकता पूछी गई। चलिए तो मैं पहले रमेश के ना जीतने की प्रायिकता निकाल लेता हूं। रमेश के दौड़ न जीतने की प्रायिकता, न जीतने की प्रायिकता क्या हुई, 1 - 1/6 है ना। तो ये हो जाएगा 5/6। 5/6 चांसेस ऐसे हैं कि रमेश प्रतियोगिता नहीं जीतेगा। तथा दूसरी बात दी गई है उमेश, उमेश द्वारा दौड़ को जीतने की प्रायिकता भी दी गई है। उमेश द्वारा दौड़ जीतने की प्रायिकता 1/8 है ना। और उमेश के न जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1 - दौड़ न जीतने की प्रायिकता बराबर 1 - 1/8 बराबर 7/8। ये देखिए, इनमें से अब वो कह रहा है कि कोई ना जीते, तो हम लिखेंगे क्या, किसी के भी न जीतने की प्रायिकता, यानी रमेश और उमेश में से कोई भी ना जीते, है ना। तो किसी के भी न जीतने की प्रायिकता न जीतने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, देखिए ये भी ना जीतने की प्रायिकता है 5/6 इंटू ये भी है ना जीतने की प्रायिकता 7/8। तो उत्तर कितना हो जाएगा, 5×7=35/8 चंग 48। तो ये हो गया इसका आंसर बच्चों, ठीक है। कोई सवाल कठिन नहीं था प्रायिकता के, बस ऐसे ही बिल्कुल छोटे छोटे सवाल आते हैं, आराम से लग जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, तीसरे का गा। देखिए बच्चों, तीसरे के गा में हमें थोड़ा दिया गया है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप परिमाप दिए गए हैं। तो मैंने मान लिया कि ये जो त्रिभुज है, ठीक है, तो इसकी भुजा कौन सी हो जाएगी, AB + BC + CA बराबर दिया गया है 40, ठीक है। तथा PQ + QR + PR बराबर 60 दिया गया है, ठीक है। जब भी समरूप त्रिभुज होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि AB/PQ बराबर होना चाहिए BC/QR बराबर होना चाहिए CA/RP, ठीक है। जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो ये चीज लागू होती है। तो इसमें मेरे को क्या दिया, देखिए यहाँ पे क्या है, जो अनुपात इनका है वही अनुपात इनका भी रहेगा हमेशा, ऊपर ऊपर का जोड़ दे नीचे नीचे का जोड़ दे तो अनुपात नहीं बदलता है। तो A + B मतलब AB + BC + CA/PQ + QR + RP बराबर 40/60 हो जाएगा, इस तरह से 40/60। तो यहाँ से कितना आ गया, 2:3 आ गया, मतलब भुजाओं का जो अनुपात है वो 2:3 है। तो देखिए, जब भी त्रिभुज की अगर समरूप त्रिभुज होते हैं तो मेरे पास एक कंडीशन है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर किसी भी भुजा का वर्ग कर सकते हैं, ठीक है। AB² बटे PQ²।
ये पूरी कंडीशन होती है BC² बटे QR² CA² बटे RP²। ठीक है, तो यहाँ से क्या है कि मेरे को मान रखना है, हमें क्षेत्रफल का अनुपात ही तो पूछा गया है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर क्या होने वाला है, देखिए यही रख देंगे 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब 4/9। बस यही हमारा आंसर हो गया है बच्चों। और ये आपका समरूप त्रिभुज के चैप्टर का ही है, जिसमें समरूप त्रिभुजों की ये कंडीशन आपको मिलती है कि किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह ये क्वेश्चन लग गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरे के घ पर चलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इसके बाद क्या किया है हम लोगों ने, ये जो भुजाएं हैं, दोनों त्रिभुजों की जो भुजाएं हैं उनका अनुपात निश्चित होता है, मतलब वही अनुपात रहता है। तो ऊपर ऊपर मैंने तीनों को जोड़ा, तो जब अनुपात समान ही है तो यहाँ पर भी अनुपात समान ही रहेगा। तो इसका मान मुझे दिया गया था 40 मान लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे 60 मान लिया, तो 2:3 रह गया। और उसके बाद ये एक सूत्र आपकी कंडीशन किताब से है, तो यहीं से हमने इस सूत्र को लगाया और फिर इसका अनुपात आ गया 4:9। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरे का घ। चलिए तीसरे के घ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए तीसरे का घ, बाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु P और Q के बीच की दूरी। हाँ देखिए दिया गया है बिंदु P 2, -3 है ना, 2, -3 व Q 10, 22 बीच की दूरी बराबर 10 मात्रक है। समझ रहे, यानी P और Q के बीच की दूरी दी गई, तो मैं क्या करूंगा, मुझे बीच की दूरी का फार्मूला पता है, तो मैं निकालूंगा P व Q के बीच की दूरी। दस, तो P व Q के बीच की दूरी क्या हो जाए, √, ये x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये होता है x1 - x2। तो x1 - x2 ये वाला सूत्र भी लिख दे रहे हैं, चलो इससे गलती नहीं होगी। y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर 10, ऐसे हो गया है ना। तो दोनों बच्चों का वर्क कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अगली स्टेप में क्या आने वाला है, ये 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस -3 - y का होल स्क्वायर। और देखिए यहीं पे क्या करो, चलो वर्क कर देते हैं, अभी ना करें, चलो 10। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, तो ये रह गया 8 × 2 64 प्लस 3 × 9 प्लस y² माइनस प्लस का हो जाएगा 6y बराबर 10 × 100। तो देखिए यहाँ से क्या होने वाला है, y² प्लस 6y और 100 इधर आएंगे, और ये कितना हो गया है मेरे पास 73। 73 में से 100 में से 73 गए तो -27 बचेगा। ठीक है, तो इसको लगाएंगे त्रिपदी से। चलिए हल करते हैं इसको। y² प्लस 9y माइनस के 3y माइनस 27 बराबर 0। यहाँ पे क्या है, 9 -3 की त्रिपदी लगाई यहाँ पे। ठीक है, अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, y कॉमन लिया, y प्लस 9 -3 कॉमन आ गया, y प्लस 9
बराबर 0। अगली स्टेप में क्या आने वाला है, y प्लस 9 और अगले ब्रैकेट में आने वाला है y माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो जब y प्लस 9 बराबर 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 9। ठीक है, और जब y माइनस 3 बराबर 0 तो y बराबर 3। तो अभीष्ट y का मान क्या होगा, अभीष्ट हल का मतलब अभीष्ट y के मान या तो y बराबर 3 होगा या y बराबर माइनस का 9 आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार 3 का घा भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि x और y में एक संबंध ज्ञात करना है यदि बिंदु x, y 1, 2 और 7, 0 संरेखी हैं। दिया है कि बिंदु x, y 1, 2 व 7, 0 कैसे हैं, संरेखी हैं। ठीक है, संरेखी का मतलब एक ही रेखा में है। तो मेरे को कंडीशन मालूम है, जब संरेखी होते हैं बिंदु तो क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेखी है तब क्या होगा, डेल्टा बराबर 0, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। चलिए रख देते हैं इसमें, इसको मान लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, तो मान रखते हैं इसमें। देखिए ये तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मेरे पास यही बचा x1 x y2 माइनस y3 2 माइनस 0। ठीक है, ऐसे प्लस x2 का मतलब 1 y3 माइनस y1 मतलब 0 माइनस y, ऐसे y3 माइनस y1 है ना, 0 माइनस y। ठीक है, अगली बात है x3 मतलब 7, क्या होने वाला है y माइनस 2, तो ये हो जाएगा y माइनस का 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस का y हो जाएगा 2x माइनस y प्लस 7y माइनस के 14 बराबर 0। तो 7 ये हो जाएगा 2x प्लस 6y माइनस के 14 बराबर 0। तो यहाँ से 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। यही एक संबंध हो जाएगा, x और y का यही संबंध है, यही अभीष्ट संबंध है। बस आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया इसका संबंध। क्वेश्चन नंबर 4 का खा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बच्चों, आप इस तरह के सवालों को लगाइए। यदि ऐसे कोई सवाल पेपर के किसी अन्य सेट में हैं तो आप उन्हें हल करिए। ठीक है, क्योंकि मैं तो यहाँ लगाता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर तो आपको ही लिखना पड़ेगा बच्चों। तो आप लोग स्वयं भी सवाल लगाइए। मैं यहाँ पे अनसोल्ड पेपर हल इसलिए करवा रहा हूँ कि अगर बाई चांस आपको कोई वीकनेस, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या आ रही है तो आप उसे दूर कर पाएँ। देखिए पेपर तो हर हालत में आपको ही लिखना पड़ेगा, तो तैयारी आपकी होनी चाहिए और पेपर भी आपका अच्छा होना चाहिए। तो इसके लिए आपको स्वयं सवाल लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सवाल समझिए और लगाइए। यदि सवालों को समझने में आपको कोई समस्या आती है तो आप बाकायदा कमेंट में लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपको उस टॉपिक पर बहुत व्यापक जानकारी प्रदान करें जिससे कि आपकी सभी समस्याएं दूर हो सकें। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का खा।
दिया है कि साइन 3a बराबर दिया गया है कॉस a माइनस 26 डिग्री, है ना, ये दिया गया है बच्चों। तो मेरे से कहा गया है कि तो a का मान ज्ञात कीजिए, यानी तो कोण a कितना होना चाहिए, ये पूछा गया। वैसे कठिन नहीं है सवाल, बस एक जरा सा फार्मूला लगना है, कॉस 90 माइनस थीटा कब बनता है। तो ये है, देखिए साइन 3a, इसको मैं लिखना चाहता हूँ साइन में। साइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस, माइनस का मतलब है ये पूरा ब्रैकेट a माइनस 26 डिग्री, और ये इस तरह। जैसे ही साइन 90 माइनस थीटा करते हैं तो कॉस थीटा बन जाता है। यहाँ से क्या हुआ, ये साइन से साइन कट गया है, ये क्या बचा 3a बराबर 90 डिग्री माइनस का a हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 26। ये माइनस ए इधर आएगा, 3a प्लस a बराबर 90 प्लस 26 कितना हो जाएगा 116 डिग्री, है ना। तो ये हो गया 4a बराबर 116 डिग्री। तो a बराबर आने वाला है 116 डिग्री बटे 4, तो ये हो जाएगा 29 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर कितना आ गया 29 डिग्री। बच्चों कोई समस्या हुई इस सवाल में? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या दिक्कत, यहाँ पे देखिए इसको पूरे को हमने एक थीटा माना है, तो जैसे ही मैं लिखता हूँ, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या बनता है बच्चों, कॉस थीटा बनता है। और थीटा की जगह पे ये पूरी चीज है, तो मैंने इस पूरी चीज को ही यहाँ पे घटाया है, कोई दिक्कत नहीं, विद ब्रैकेट घटाया है। उसके बाद यहाँ ब्रैकेट खोल दिया है, तो ये माइनस ये प्लस हो गया, और सीधा सा पश्चांतर करके इसको हल कर दिया है, ठीक है। कठिन सवाल बिल्कुल नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन इसी तरह पेपर में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथे का गा। वैसे तो ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोटा ही है, क्या इधर ही लगा दें हम? चलिए लगाता हूँ, चलिए मिटा देता हूँ इसको, ठीक है, उसके बाद ही लगाता हूँ। फोर्थ का गा, ज़्यादा कठिन सवाल नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। कह रहा है यदि गोले के वक्र पृष्ठ की माप, देखिए गोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर दिया गया है। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ दिया गया है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो देखिए मान लेते हैं हम गोले की त्रिज्या r है, माना कि गोले की त्रिज्या बराबर r, तब क्या हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से बस सॉल्व करना है मेरे को कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर बचेगा 36 बटे 4, 4 नेम 36, यानी कि आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9। तो आर बराबर कितना आने वाला है 3 सेंटीमीटर, है ना, आर बराबर 3 सेंटीमीटर आ गया। पूछा क्या गया है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। तो इसमें मान रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 4/3 पाई, और आर क्यू का मतलब हो गया 3 इंटू 3 इंटू 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो एक 3 से 3 कट गया है, तो 9 चौकू 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये 3 क्यों आए, क्योंकि 3 बार है, तो इसलिए सेंटीमीटर पर भी 3 घात आई। याद रखना है आयतन जो है वो घन में आता है, और वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल जो है वो स्क्वायर में आता है। इस ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जब क्योंकि आप कहीं ना कहीं
जब सवाल तो सही लगा लेते हैं मगर उसके मात्रक गलत कर देते हैं। तो ऐसे समय में आपको मात्रकों का ध्यान रखना बेहद बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसको पढ़ा किया जाएगा 36 पाई घन सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का घा बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी लगवा देते हैं अभी। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 के घा में दिया गया है कि 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा है ना। तो मान किसका पूछा गया है? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर गामा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी तुलना हम लोग करेंगे चलिए मैं यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूं, मूलों का योग मूल क्या है? अल्फा बीटा, तो मूलों का योग हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक। याद आया आपको? कुछ पिछले में मैंने सूत्र लिखाए हैं, द्विघात समीकरण के जो सूत्र लिखे हैं उसमें ये बाकायदा दिया गया है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब माइनस माइनस 3। देखिए एक्स का गुणांक कौन सा है? -3 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। तो ये हो गया है टोटली 3/2। ठीक है, उसके बाद निकालेंगे हम लोग मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। ये क्या हो जाएगा? अचर पद। अचर पद का मतलब जिसके पास एक्स या वाई, जो चर नहीं होता है, बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो ये कितना होने वाला है? 5/2। तब हम किसका मान निकालेंगे? अब मेरे को मान किसका चाहिए? अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका मान चाहिए। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, अल्फा बीटा जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा? अल्फा, यहाँ क्या बचा? बीटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया। तो अल्फा बीटा का मान है 5/2 इंटू अल्फा बीटा का मान है 3/2। तो ये सीधा सा आंसर आने वाला है 15/4, इसका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलेंगे, इसीलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे इसके बाद। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के काम में ये समीकरण दिया गया है और कह रहे हैं कि इसको हल करके एक्स के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ऐसे तो मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि ये और ये चीज़ बिल्कुल एक समान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना कि 2x प्लस 1/x बराबर मैं बाई रख लेता हूँ, यानी जहाँ पे ये चीज़ है वो बाई हो जाएगी। तब समीकरण क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 4 बराबर 5 बाई, या इसको ही लिखा जा सकता है बाई स्क्वायर माइनस 5 बाई प्लस 4 बराबर 0। इसमें त्रिपदी लगाई जाएगी अगली स्टेप से, है ना। तो ये हो जाएगी बाई स्क्वायर माइनस का 4 बाई माइनस का बाई प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से बाई कॉमन लिया, बाई माइनस 4 आया, माइनस कॉमन लिया, बाई माइनस 4 आया, बराबर 0 आया। बाई माइनस 4 और यहाँ पे -1 कॉमन लिया। ठीक है, तो बाई -1 बराबर 0। जब बाई -4 बराबर 0, तो बाई बराबर कितना हो गया? 4। देखिए ये बाई बराबर 4 हो गया। एक्चुअली मुझे बाई का मान नहीं निकालना है, मुझे मान निकालना है एक्स का। तो मैंने बाई को किसकी जगह पे रखा था? इसकी जगह पे, तो इसी पे रिप्लेस कर देंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा?
2x प्लस 1/x बराबर 4 है ना। तो यहाँ से क्या बनने वाला है अगली स्टेप में, चलिए मैं यहाँ से लाइन खींच दे रहा हूँ, इसके ऊपर लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 बराबर 4x है ना। तो ये उधर जाएगा, तो ये क्या बन गया देखिए 2x बराबर 1। तो यहाँ से आ गया x बराबर 1/2। एक तो उत्तर मेरा ये आ गया, ठीक है। जब दूसरी बात, जब y माइनस 1 बराबर 0 तो y बराबर 1, फिर यहाँ से भी मुझे y का मान नहीं निकालना है, मेरे को चाहिए x का मान। तो इसलिए यहाँ पे भी लिखा जाएगा 2x प्लस 1/x बराबर 1। तो ये क्या हो गया 2x प्लस 1 बराबर x, x इधर आएगा तो ये हो जाएगा x और 1 उधर जाएगा तो बराबर -1। तो यहाँ से ये उत्तर आ गए। तो अभीष्ट हल क्या है हमारे पास, अभीष्ट हल है -1 या 1/2, ठीक है। -1 या 1/2 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 का खा सॉल्व हो गया। अब लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का खा। देखिए बच्चों पांचवें का जो खा है वो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण उस चैप्टर से ये सवाल लिया गया है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए। तो मैं लिखता हूँ इसको, ये लेफ्ट हैंड साइड है और इधर वाली है राइट हैंड साइड। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। देखते हैं क्या कह रहा है सवाल। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, ठीक है ना, इस तरह। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 प्लस 1/cos ए, इसको तोड़ दिया, सेक को लिखा जा सकता है 1/cos ए, ये हो जाएगा 1/cos ए। अगली स्टेप में क्या बनेगा, ये हो जाएगा cos ए प्लस 1/cos ए, ये हो जाएगा 1/cos ए। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 प्लस cos ए या cos ए प्लस 1। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, डाल लेता हूं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सॉल्व करेंगे हम लोग आरएचएस में क्या लिखा है कि साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ऊपर वाले साइन को तोड़ दिया है, 1 माइनस कॉस ए। अब देखिए इसको मैं ऐसे लिख लूँ तो कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा 1a² माइनस b², मतलब एक बार इसमें जोड़ा जाएगा, एक बार इसमें से घटाया जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ये अगला हो गया है 1 माइनस कॉस ए, पूरे के बटे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए बाई समीकरण 1 व 2 से क्या हो गया है, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा LHS बराबर RHS, दोनों बराबर हैं और दोनों का मान कितना है 1 प्लस कॉस ए। तो इस तरह मेरा ये सवाल प्रूव होता है, ठीक है बच्चों। ये इस तरह से हमारा इस सवाल को भी प्रूव कर दिया गया। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 5वें का गा, जिसमें बारंबारता टेबल दी गई है और विचलन विधि से समांतर माध्य पूछा गया। चलिए उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के गा में ये टेबल दी गई है आपके सवाल में। वर्ग अंतराल दिए गए हैं 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता दी गई है 5, 12, 25, 10 और 8।
तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले इनका मध्यमान निकालना है। तो 0 और 10 को जोड़िए और आधा करिए, तो ये हो जाएगा 5। 20 10 30 का आधा 15, 30 20 50 का आधा 25, है ना। इसको ऐसे नहीं देखना है 10 20 30 दे हो रहा है, तो 5 15 25 10 35 फिर 45। ठीक है, ऐसे तरीके से भी किया जा सकता है। अब मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, और थोड़ा मेरे को खाने, देखिए विचलन विधि की बात की गई है। विचलन का मतलब है कि मेरे को डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए होता है यहाँ पे एक्स आई को लिखा जा सकता है कैसे, x माइनस ए अपॉन ए एच, इसका मान। ठीक है, प्रत्येक टेबल में ऐसे बनाएंगे हम और आगे बढ़ाएंगे भी। देखिए इस टेबल में वैसे ये बहुत अच्छी विधि है। जब लेंदी संख्याएं होती हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं, तो उनमें ये विधि बहुत ही आसान से बिल्कुल छोटी सी कैलकुलेशन में हमारे सवाल को सॉल्व कर देती है। ठीक है, बस इसे आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या निकालूंगा मैं, एफ इंटू एक्स आई। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे एक्स आई का मान कैसे निकालेंगे हम लोग। देखिए इसको हमने मान लिया है ए। ठीक है, तो एच क्या होता है, यहाँ एच का मान होता है कि अंतराल 10 माइनस 0 बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, एक्स माइनस ए, देखिए ये है एक्स के मान। तो एक्स माइनस ए मतलब इसको ना मान के ना, ये वाला है मेरा ए। ठीक है, ये इसको माना जाता है ए। तो x माइनस ए मतलब 5 में से 25 गया, माइनस का 20, और माइनस के 20/10 लिखे तो लिख देता हूँ यहाँ पे चाहूँ तो। चलिए अगली स्टेप में यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ मैं, 5 माइनस 25/10 बराबर कितना आ गया, -2। ठीक है, दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे, 15 माइनस 25/10 बराबर -1। मेरे को इनसे मतलब है। ठीक है, उसके बाद 25 माइनस 25/10 बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार 35 माइनस 25 बराबर 1। 45 माइनस 25/10 बराबर 2। ठीक है, इसी का मल्टीपल है, 5 दूनी माइनस का 10, ये आ गया। 15 एकन माइनस का 15, 25 का मल्टीप्लाई 0 में, 35 एकन 35, क्या कर दिया, सॉरी मिस्टेक हो गई। 5 5 दूनी 10, तो ठीक है 15, 12 एकन माइनस के 12 होते हैं यहाँ पे, क्योंकि एफ इंटू एक्स आई है, तो एफ का मतलब इनसे मल्टीप्लाई किया जाएगा ना कि इनसे। तो माइनस का 12, 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10 एकन 10, और 8 दूनी 16। टोटल कितना आएगा, देखिए एफ इंटू एक्स आई कितना आने वाला है, 26 में से 12 चली गए, 26 में से 12 गया, 14 बचे ना। पहले तो माइनस की 12, 22 है ये, 26 में से 22 चले गए तो ओनली 4 बचा। ठीक है, तो अब मैं क्या निकालने वाला हूं, सबसे पहले यू बार। यहाँ पे यू बार का जो फार्मूला होता है, सिग्मा एफ क्रॉस एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है, इसका मतलब हो गया 4/60 या 1/15। ठीक है, चलिए लिखा रहने दीजिए यहीं पे, या मैं लिखना चाहूँ तो 15 छक्का 90, चलिए 1/15 ही ठीक है। वैसे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ इसको 0.066, ये आ गया इसका उत्तर। अब देखिए मेरे पास जो समांतर माध्य होता है विचलन विधि द्वारा, तो ये इसको बोलते हैं विचलन। ये जो डी है ना, डी एक्स आई को यहाँ पे मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, डी फॉर डेविएशन। और यहाँ पे लिखना चाहूँ तो इसको भी एफ इंटू डी लिख सकता हूँ। वैसे सूत्रों में एफ इंटू डी ही दिया जाता है, एफ इंटू डी ऐसे। तो यहाँ पे भी हो जाएगा एफ इंटू डी, बाकी सब ठीक है।
ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ इंटू टी, इतना उत्तर वही आएगा। तो समांतर माध्य बराबर, मेरा फार्मूला होता है एक्स बार बराबर होता है ए प्लस एच यू बार। यू बार का मान ये रहा, देखिए ए का मान कितना है 25, रख देते हैं। ए बराबर मान लिया ना, वहाँ पे लिखना चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, वैसे यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया है ए, इसको 25 माना है। प्लस एच का मान है 10 इंटू यू बार का मान है 0.066। यहाँ से काटेंगे दशमलव यहाँ आ जाएगा, मतलब 25 प्लस 0.66 यानी कि 25.66 उत्तर आने वाला है। ठीक है, क्या पूरा दिख रहा है ना आप लोगों को? सॉरी अगर नहीं दिख रहा है तो मैं चलिए ऊपर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, अगली स्टेप पे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया कितना 25 प्लस 0.66 बराबर हो जाएगा 25.66। ये इसका हो गया आंसर बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। और एक अभी इस क्वेश्चन का 5वें का घा रह गया है, उसके बाद वीडियो को स्टॉप करेंगे, शेष भाग को अगले पार्ट में हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का घा और सॉल्व करवा दें बस। ठीक है गाइस, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 के घा में ये चित्र दिया गया है और मेरे से कहा गया है कि कोण एडीसी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है इन सवालों में, तो बिल्कुल आसान सा सवाल है बिल्कुल। अगर आपने वृत्त के सवालों को जरा सा भी चित्र देखने का काम किया है तो ये देखिए अर्धवृत्त का स्थित कोण है, ये वाला 90 डिग्री हो जाएगा। हम लिखेंगे डायरेक्ट, बिल्कुल देखते ही लिख देंगे, कोण बी ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर हो गया 90 डिग्री। क्यों हो गया? चूंकि अर्धवृत्त में बना कोण है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये हमारी एक प्रमेय है। ठीक है, आप लोगों ने अगर जरा सा भी वृत्त के बारे में पढ़ा है तो मोस्ट फेमस प्रमेय है ये, कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। ये वाला मेरे को पता चल गया। अब ये वाला निकालना है, बहुत ही इजी। तो ये कैसा हो गया? समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे, क्या हो जाएगा? कोण ए बी सी प्लस कोण बी ए सी प्लस कोण ए सी बी बराबर होना चाहिए 180 डिग्री। ठीक है, इससे कम तो नहीं हो सकता है, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है बच्चों, ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो मैंने वही इस त्रिभुज के तीनों कोण लिख लिए हैं। तो कोण ए बी सी बराबर हमसे पूछा ही गया है, कोण ए बी सी बराबर पूछा गया है। तो बी ए सी का मान मुझे दिया गया है 30 डिग्री, प्लस ए सी बी का मान दिया गया है 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इसका मतलब कोण ए बी सी बराबर क्या होने वाला है? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोण ए बी सी बराबर आ गया है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बात करते हैं इस चतुर्भुज की। देखिए ए बी सी डी और 4 चतुर्भुज के बिंदु हैं, ए बी सी डी चारों देखिए वृत्त की परिधि पर स्थित हैं। यदि चारों, अगर किसी भी चतुर्भुज के चारों कोण या चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं तो वह चक्रीय चतुर्भुज होता है। ये उसकी परिभाषा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? चूंकि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है ना, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये हो जाएगा कोण ए डी सी प्लस कोण ए बी सी बराबर होना चाहिए 180 अंश। क्यों होना चाहिए? क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है।
तो यहाँ से अगली स्टेप क्या बनने वाली है हमारी, कोण ए डी सी बराबर प्लस ए बी सी का मान अभी निकाला था, ये है 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अगली स्टेप में, कोण ए डी सी बराबर 120 डिग्री, 180 में से 60 घट जाएंगे, 120 बचेगा। बस मेरा यही आंसर हो गया बच्चों। और आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्वेश्चंस जो हैं वो अगले पार्ट में ले लेंगे। लगभग 6 क्वेश्चन अभी शेष रह गए हैं, तो वो अगले भाग में ले लेंगे। ऐसे वीडियो लंबा हो जाएगा बच्चों। देखिए, और अगर आपको ये वीडियो हमारे पसंद आ रहे हैं, हमारी ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है, तो आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने अन्य दोस्तों को भी मदद पहुंचाइए जो बेचारे कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं या उनके घर वाले इस लायक नहीं है इस समय कि उस अपने बच्चों को कोचिंग पढ़ा सकें। तो ये सीरीज उन लोगों के पास फॉरवर्ड करिए, जिससे कि जो भी उनकी सहायता हो सके वो सहायता ले सकें। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं और बचे हुए पार्ट को शेष भाग में समाप्त कर लेंगे। धन्यवाद।